Class 12th, today we are going to check here new unit. Okay. आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एक नए खंड की, एक नए यूनिट की, जो कि परमाणु नाभिक के नाम से है. ओके. और ये आपके फिजिक्स के सेकेंड पार्ट में, एक्चुअली आपका जो फिजिक्स है इंटरमीडिएट का, दो खंडों में बांटा गया है. खंड क और ख के रूप में. ख में जो आपका सेकेंड पार्ट है, जहाँ से आपको 35 नंबर मिलेंगे. तो इसमें एक इकाई आपका है परमाणु नाभिक, एटम एंड द न्यूक्लियस. ओके. और इस इकाई से आपको बोर्ड में कम से कम 8 नंबर या 8 अंक के माध्यम से लाभ होने वाला है. ओके. तो इस खंड का सबसे पहला चैप्टर आप देख सकते हैं यहाँ पे है, जो कि परमाणु की संरचना और स्पेक्ट्रमों की उत्पत्ति. ओके. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा. ये आपका चैप्टर हो जाएगा, एक बड़ा और बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर. ठीक है. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो आपका प्रस्तावना के अकॉर्डिंग जो आपका अध्याय की रूपरेखा है, वो मैंने यहाँ पे कंटेंट के रूप में दिखाया हुआ है. इसको हम चेक करेंगे अभी. ओके. तो शुरुआत करते हैं, देखते हैं पहले क्या दिखाया गया है. यू कैन सी हियर दैट वी हैव टू स्टडी फर्स्ट ऑफ ऑल एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना. उसके बाद देखिए थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या होता है, वो आपको सीखना है. और चैप्टर की शुरुआत करने के पूर्व आप ये समझ लें कि इस चैप्टर की आवश्यकता क्यों हुई. ओके. क्योंकि पुरातन काल से हमारे जो ऋषि महर्षि विद्वान तमाम लोगों ने ये बताया कि जो परमाणु होता है एटम, उसको सृष्टि का आधार माना गया है. परमाणु को सृष्टि की ईंट मानी गई है, मतलब सबसे छोटी इकाई परमाणु मानी गई है. लेकिन उसके सापेक्ष कोई ठोस प्रमाण अभी तक हम लोग को प्राप्त नहीं हुआ था. ओके. तो इस क्रम में परमाणु संरचना एक्चुअल में है क्या, परमाणु के भीतर क्या क्या है, इसके विषय में तमाम वैज्ञानिकों ने अपने हिसाब से मत दिए. ओके. और आप जानते हैं कि 1803 में पहला वैज्ञानिक था डाल्टन. और डाल्टन के हिसाब से जो परमाणु होता है काफ़ी सूक्ष्म कण होता है, अविनाशी कण होता है, अविभाज्य कण होता है. ठीक है. और उसके पश्चात एक्चुअल में परमाणु की संरचना क्या है, इसके विषय में एक मॉडल होना चाहिए था. और पहला मॉडल जो था वो थॉमसन के हिसाब से ही बनाया गया था. ठीक है ना. तो हम लोग को यहाँ पे पहले परमाणु की संरचना क्या है वो आपको सीख लेना है. थॉमसन का एटॉमिक मॉडल क्या है, परमाणु मॉडल क्या है, मैं आपको बताऊँगा अभी. ठीक है. उसके पश्चात थॉमसन के मॉडल में जो भी कमियां थीं, जो भी उसके शॉर्टकमिंग्स थे, उन कमियों को दूर किया गया था. उस समय के वैज्ञानिक थे रदरफोर्ड. ओके. तो रदरफोर्ड ने थॉमसन के परमाणु मॉडल की बहुत ही बेसिक कमियों को दूर किया था, क्योंकि इस मॉडल के द्वारा जो परमाणु के विषय में जो अन्य जानकारियाँ थीं वो पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो पा रही थी. इसीलिए रदरफोर्ड का मॉडल जो है वो हाईलाइट हुआ, प्रकाश में आया, जो कि रदरफोर्ड का अल्फा कणों के प्रकीर्णन का प्रयोग कहलाता है. ये बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल रहा है, बहुत ही ऐतिहासिक प्रयोग किया गया, जिसके माध्यम से मॉडल के जो बिंदु थे वो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के रूप में जाने जाते हैं. ओके. इस मॉडल में कुछ कमियां थी और इन कमियों को दूर किया था नील्स बोर ने. और नील्स बोर एक माइलस्टोन या मील का पत्थर साबित हुआ है आपके स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति के मामले में. अब बोर्ड के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि अक्सर नील्स बोर का जो परमाणु मॉडल है वो बोर्ड में पूछा जाता है. उसमें कुछ कमियां हैं, तो उन कमियों को आगे दूर किया गया था सोमरफील्ड के द्वारा. तो एक्चुअली विज्ञान तो एक ऐसा पहलू है जहाँ पे आप जितने तथ्य प्रस्तुत करते हैं उनका साक्ष्य आपको पेश करना पड़ेगा, और लगातार चेंजिंग आती रहती है. मतलब मॉडल में जो भी कमियां रहती हैं, अग्रिम वैज्ञानिक जो उसके बाद के वैज्ञानिक होते हैं उन कमियों को दूर करते हैं और अपने हिसाब से नए नए मॉडल बनाते रहते हैं. ओके. तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको थॉमसन के परमाणु मॉडल के विषय में कुछ बताना चाहूँगा. वैज्ञानिक 1904 में एक हुए थे थॉमसन, ब्रिटिश वैज्ञानिक थे. इन्होंने सबसे पहला मॉडल भौतिक विज्ञान के जगत में सबसे पहला मॉडल जो है थॉमसन का ही आया था.
असफलता के तमाम पॉइंट थे, लेकिन सफलता भी कुछ पॉइंट इसके बनते हैं। ओके, एक्चुअली इन्होंने अपने मॉडल में परमाणु को एक तरबूज का, देखिए इस कड़ी में सबसे पहला मॉडल जो है टॉमसन का परमाणु मॉडल आया था, दैट वाज एटॉमिक मॉडल ऑफ टॉमसन। ओके, और इस मॉडल के अनुसार जो परमाणु होता है 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या का एक ऑर्डर होता है, कोटि होता है। उस कोटि में परमाणु फैला होता है, ठीक है ना। और परमाणु के भीतर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी प्रकार से बने होते हैं जिस प्रकार से तरबूज के अंदर उसके बीज। एक्चुअली इसको टॉमसन का तरबूज मॉडल भी कहा गया। ओके, जैसे आप तरबूज से जब स्लाइस करते हैं, काटते हैं, तो जो रेड पोर्शन होता है वो आपका परमाणु होता है, और जो तरबूज के बीज होते हैं वो लाइट इलेक्ट्रॉन। एक्चुअली ये मानना था टॉमसन साहब का, और इसी मॉडल के आधार पे इन्होंने एक परिकल्पना प्रस्तुत की जो कि टॉमसन के परमाणु मॉडल के नाम से जाना जाता है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है कि ये इतना इसका कोटिमान होता है जहाँ परमाणु फैला होता है और पूरे परमाणु पे धनावेश वितरित रहेगा। ओके, और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी प्रकार से बने होते हैं जैसे कि तरबूज के अंदर बीज होते हैं। इसको टॉमसन का परमाणु तरबूज मॉडल इसलिए कहा जाता है। हालांकि इसके तमाम बिंदु जो थे वो स्वीकार किए गए, लेकिन तमाम बिंदु स्वीकार नहीं भी किए गए। ये ऐसा मॉडल है जिसके माध्यम से आप प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, रासायनिक उत्सर्जन और कणों का जो आयनीकरण होता है, आयनाइजेशन, इन घटनाओं की व्याख्या आप कर सकते हैं। ओके, लेकिन इस परमाणु मॉडल की जो सबसे बड़ी कमी थी वो ये थी कि आप इस मॉडल के द्वारा परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सकते हैं। ओके, यू कैन नॉट एक्सप्लेन प्रॉपरली विद द हेल्प ऑफ दिस एटॉमिक मॉडल ऑफ टॉमसन। ठीक है ना, तो एक बहुत बड़ी कमी थी, क्योंकि अवशोषण या उत्सर्जन स्पेक्ट्रम जो भी होते हैं उनकी व्याख्या अगर आप इस मॉडल से करते हैं तो आप पूर्ण रूप से असफल हो जाएंगे। और इसी कारण से ये जो मॉडल था वो आगे स्वीकार नहीं किया गया। इस मॉडल की असफलता के पीछे ये जो कारण मैंने आपको बताया ये महत्वपूर्ण रहेगा। ओके, उसके बाद देखिए इस मॉडल में जो भी कमियाँ थी, इस कमियों को रदरफोर्ड साहब आए, उन्होंने अपने एक बहुत ही ऐतिहासिक प्रयोग जो कि अल्फा कणों का प्रकीर्णन का प्रयोग रहा था, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, उसके माध्यम से इसको रिमूव किया, दूर किया, और न केवल प्रकीर्णन का प्रयोग किया बल्कि कुछ 4-5 बिंदुओं के रूप में एक मॉडल बनाया जो कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहलाता है। ठीक है ना, तो आपको यहाँ पे अल्फा कणों के प्रकीर्णन का प्रयोग किए विषय बताया जाएगा। उसका जो प्रयोग है मैं आपको बताऊंगा। नाभिक के आकार का आकलन एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि नाभिक का आकार कितना है, व्हाट इज द साइज ऑफ द न्यूक्लियस, इसके विषय में जो कैलकुलेशन है वो भी यहाँ से अल्फा कणों के प्रकीर्णन के प्रयोग के माध्यम से ही किया गया है। तो देखिए यहाँ पे रदरफोर्ड के प्रकीर्णन के प्रयोग के आधार पे जो मॉडल बनाया गया था, तो यहाँ देखिए रदरफोर्ड के मॉडल में जो भी कमियाँ थी उन कमियों को दूर किया था नील्स बोर साहब ने। नील्स बोर का अपना एक मॉडल आया था जो कि बोहर मॉडल ऑफ एटम के रूप में जाना जाता है, और नील्स बोर के 3 पॉइंट्स या 3 परिकल्पनाएं या 3 अभिग्रहितियाँ जो बताई गई थी वो बहुत ही बेहद ही महत्वपूर्ण नहीं है। तीनों बिंदु आप अभी आगे पढ़ेंगे, उसको देख पाएंगे। ठीक है ना, और नील्स बोर के सिद्धांत में आपको पढ़ना है हाइड्रोजन लाइक एटम्स होते हैं, उनके विषय में आपको बताया जाएगा। हाइड्रोजन परमाणु का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम बोर्ड के सापेक्ष बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, और स्पेक्ट्रम में आपको 5 प्रकार की श्रेणियाँ, लाइमन, बामर, पार्सन, बेकर, फुंड, ओके, 5 सीरीज आपको बताई जाएंगी। उनके विषय में क्वेश्चन बोर्ड में हर साल आते हैं। और उसके पश्चात लास्ट में देखिए रिडबर्ग नियतांक आपको बताया जाएगा, हालांकि उसकी शुरुआत यहीं पे हो जाएगी, है ना। और रिडबर्ग नियतांक के जो एप्लीकेशंस हैं मैं आपको बताऊंगा। तो विद्यार्थी इतना आपको चेक करना है, ये आपका चेकलिस्ट हो जाएगा, और इतनी चीज़ें आपको मैं यहाँ बताने वाला हूँ। ओके, तो आगे चेक करते हैं। विद्यार्थी देखिए आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग, तो विद्यार्थी देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग जो कि रदरफोर्ड का अल्फा कणों के प्रकीर्णन का प्रयोग है। ठीक है, और ये एक ऐसा प्रयोग है जिसके माध्यम से वैज्ञानिकों ने परमाणु के नाभिक के विषय में
संपूर्ण जानकारी इकट्ठा की। एक बहुत ही चर्चित प्रयोग जो कि अल्फा कणों के प्रकीर्णन का प्रयोग था, रदरफोर्ड के द्वारा प्रस्तुत किया गया। ठीक है ना। तो इसमें देखिए बेसिकली अल्फा कण यूज किए गए हैं। तो देखिए यहाँ पे अल्फा कण का मतलब कि एक ऐसा कण जिसका द्रव्यमान हाइड्रोजन के परमाणु के द्रव्यमान का 4 गुना, और इसका जो आवेश होगा वो +2e मतलब दुगना होता है इलेक्ट्रॉन के या प्रोटॉन के आवेश का। ठीक है ना। तो ऐसे अल्फा कण का प्रयोग आपको करना है। ठीक है। और रदरफोर्ड और उनकी टीम ने क्या किया था कि उन्होंने बहुत ही बारीक, बहुत ही महीन पन्नी का इस्तेमाल किया, जो कि सोने की पन्नी थी, गोल्ड की फॉइल, और उस पन्नी के ऊपर तीव्रगामी अल्फा कणों की बमबारी कराई गई। एक्चुअली ये जो तीव्रगामी अल्फा कण होते हैं ये पोलोनियम, रेडियम, थोरियम, आप किसी भी एक रेडियोएक्टिव पदार्थ का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन पदार्थों से होकर जब अल्फा कण निकलते हैं, अल्फा किरणें निकलती हैं, और वो किसी सोने की बहुत ही महीन पन्नी से होकर निकलती हैं, तो निकलने के पश्चात जो निष्कर्ष बनाए गए थे वो इन प्रयोग के माध्यम से आप देख पाएंगे। ठीक है। और बेसिकली यहाँ पर पोलोनियम का यूज किया जाएगा। पोलोनियम एक रेडिएटिव पदार्थ होता है। पोलोनियम एक रेडिएटिव तत्व होता है जिसके अंदर से जो रेडिएटिव किरणें होती हैं अल्फा, बीटा, गामा, तो वहाँ पे हमें चेक करना है कि अल्फा किरणें जो निकल रही हैं वो किस प्रकार से सोने की पन्नी पर प्रभाव डालेंगी। ओके। तो आप देखिए यहाँ चेक कर सकते हैं, डायग्राम देखिए बना हुआ है, और ये डायग्राम वास्तव में जो प्रयोग था उस प्रयोग के जो निष्कर्ष थे उन निष्कर्षों को शो करता है। तो देखिए ये जो पूरा आपका प्लेटफॉर्म है ये परमाणु का शो किया गया है। ये जो पोर्शन आप देख सकते हैं नाभिक के फॉर्म में, और ये जो रेज आप दिखाई पड़ रही है इस फॉर्म में, ये रेज वास्तव में अल्फा किरणें हैं। ओके। ये रेज अल्फा किरणें जो कि किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ, मैंने आपको बताया कि पोलोनियम, थोरियम, रेडियम, यूरेनियम कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ से अगर निकलती हैं तो क्या होता है। और ये ध्यान रखना है कि पूरा जो आपका सिस्टम होगा इसको आपको रखना है निर्वात में। ठीक है ना। आप समझ रहे होंगे कि रेडियोएक्टिव पदार्थ यहाँ से अल्फा किरणें निकलती हैं, सोने की पन्नी रहेगी, बहुत ही महीन पन्नी। ठीक है ना। अल्फा किरणें हर दिशा में चलेंगी। ठीक है। और सोने की पन्नी से होकर जब निकलती हैं तो उनकी संख्या पे नज़र रखने के लिए एक होता है प्रस्फुर गणित। प्रस्फुर गणित इसको हम कहते हैं सिंक्युलेशन काउंटर। ओके। सिंक्युलेशन काउंटर एक ऐसा काउंटर जिसकी मदद से आपको अल्फा कणों की संख्या चेक करनी है, कितने अल्फा कण किस एंगल पे निकल रहे हैं। ओके। तो इस प्रकार से ये जो अल्फा कण जब आपके परमाणु से टकराते हैं तो रिफ्लेक्शन होता है, इसको हम लोग कहते हैं प्रकीर्णन। तो ये जो प्रयोग था ये रदरफोर्ड का अल्फा कणों के प्रकीर्णन के प्रयोग के नाम से जाना गया। ठीक है ना। तो देखिए अब जो मैंने आपको प्रयोग बता दिया है, तो प्रयोग के पश्चात के निष्कर्ष थे उन निष्कर्षों को 5 बिंदुओं में बांधा गया है। ओके। यू कैन चेक हियर मेनली 5 पॉइंट्स। ओके। पहला पॉइंट चेक करते हैं, अधिकांश अल्फा कण पर्णपत्र से बिना विक्षेपित हुए। चेक करें पॉइंट, अधिकांश अल्फा कण पर्णपत्र से बिना विक्षेपित हुए सीधे निकल जाते हैं। देखिए बहुत महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलता है क्योंकि इसके पहले जो वैज्ञानिक आए थे थॉमसन, उनके माध्यम से जो पहला मॉडल प्रस्तुत किया गया था उसमें परमाणु को एक पूरा सघन गोला माना गया था, जबकि ऐसा होता नहीं है क्योंकि परमाणु वास्तव में एक खोखला गोला होता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि परमाणु का जो अधिकांश भाग होता है वो हॉलो होगा, वो खोखला होता है, न कि सघन, जैसा कि थॉमसन ने अपने परमाणु के मॉडल में एज्यूम किया हुआ था। ओके। नंबर 2 पे आते हैं। नंबर 2 देखिए, अच्छा देखिए पहला पॉइंट पे आप देख सकते हैं कि ये जो रेज है, जितना ये दूरी बनाए रखेगा नाभिक से, ये रेज हो या फिर ये नीचे रेज होगी, ये सीधे निकल रही है, या फिर इसके ऊपर जो रेज होगी, यहाँ जो रेज होगी, ओके, ये सब सीधे निकलना। इसका सीधा मतलब कि परमाणु का जो अधिकांश भाग खोखला है, न कि सॉलिड फॉर्म में। ओके। नंबर 2 पे देखिए, कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से छोटे कोण 90 सेकंड की बात करता है बनाते हुए विक्षेपित हो जाते हैं। ओके।
इसका सीधा मतलब कि परमाणु का जो संपूर्ण धन आवेश है, परमाणु का संपूर्ण धन आवेश वो परमाणु के नाभिक के भीतर एक छोटे से भाग में केंद्रित है, ठीक है ना। जबकि यही बात थॉमसन ने क्या बताया था कि परमाणु का जो धन आवेश है पूरा फैला हुआ है, ठीक है। तो ये नंबर 2 पॉइंट आप समझ लेंगे। नंबर 2 में देखिए ये जो अल्फा किरणें आपको दिखाई पड़ी 90 से कम कोण पे निकल रही है, जहाँ भी आओ ये यहाँ भी इनका जो प्रकीर्णन का जो एंगल बनेगा वो 90 से कम हो जाएगा। थर्ड पॉइंट पे आ जाए। थर्ड पॉइंट देखिए कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से 90 डिग्री से अधिक कोण पर प्रकीर्णित होकर वापस लौट आते हैं, ओके। तो इसका सीधा मतलब कि परमाणु का जो समस्त धनावेश है वह संपूर्ण धनावेश पूरे परमाणु में एक समान रूप से फैला हुआ नहीं है, बल्कि एक छोटे से भाग में केंद्रित है, ठीक है ना। और इस केंद्रीय भाग को हम नाम देते हैं परमाणु का नाभिक। इसके पहले जो वैज्ञानिक थे उन्होंने कभी भी परमाणु के नाभिक के विषय में कोई भी जानकारी प्रदान नहीं की थी, उन्होंने केवल परमाणु की बात की। जबकि यहाँ पर जो थर्ड पॉइंट है सीधा सीधा बताता है कि 90 डिग्री से अधिक कोण में प्रकीर्णित होने का सीधा मतलब है कि यह प्रकीर्णन कब होगा। अब आप ये समझिए कि प्रकीर्णन क्यों हो रहा है। एक्चुअली अल्फा कण जो होता है वो ये होता है, ये अल्फा पार्टिकल है, द्विआयनिक हीलियम नाभिक, ओके। द्विआयनिक हीलियम नाभिक जो होगा वही अल्फा पार्टिकल होगा, क्योंकि अल्फा कण पे धनावेश होगा, ध्यान देंगे अल्फा कण पे धनावेश होगा, और जब ये धनावेश किसी अन्य धनावेश से टकराएगा तभी प्रकीर्णन होगा। यहाँ से ये किरणें जो चल रही हैं अल्फा किरणों के रूप में, जो अल्फा कण चल रहे हैं वो रिफ्लेक्ट क्यों हो रहे हैं, क्योंकि निश्चित रूप से कहीं सेंटर पे कहीं न कहीं धनावेश केंद्रित है। धनावेश पूरे परमाणु में नहीं फैला होगा, जैसा कि थॉमसन ने कहा था, धनावेश एक छोटे से भाग में केंद्रित होगा जिसको हम लोग नाम देंगे परमाणु का नाभिक, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, ओके। ये थर्ड पॉइंट पे आएगा। थर्ड पॉइंट के माध्यम से आपको एक्चुअल में परमाणु के नाभिक की परिभाषा याद कर लेनी है कि परमाणु का समस्त धनावेश उसके केंद्रीय भाग के एक अति सूक्ष्म स्थान में केंद्रित रहता है, जिसे हम लोग नाभिक जानते हैं, ठीक है ना। ये आंकड़ा आपको पहले बताया गया है 10⁻⁻⁻। एक्चुअल में जो परमाणु होता है वो 10⁻⁻10 मीटर कोट के रेंज में फैला होता है, ओके। जबकि जो इसका न्यूक्लियस होता है उसकी रेंज -15 की कोट की होती है। ये परमाणु के नाभिक का कोटिमान है और ये परमाणु का कोटिमान है, ओके। दिस इज द ऑर्डर ऑफ एटम एंड दिस इज द ऑर्डर ऑफ द न्यूक्लियस। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, इस पर भी क्वेश्चन बोर्ड में पूछे गए हैं, ठीक है। तो परमाणु का नाभिक ये हो जाएगा, परमाणु का जो ऑर्डर है कोटिमान है वो ये हो जाएगा। 14 पॉइंट देखिए। 14 पॉइंट में एक्चुअल में जो रदरफोर्ड ने कूलाम के नियम का इस्तेमाल किया और कूलाम के नियम के आधार पर ये निष्कर्ष निकाला कि कितने अल्फा कण कितने एंगल पर प्रकीर्णित हो रहे हैं। तो ये देखिए फॉर्मूला आप देख सकते हैं कि विक्षेपित होने वाले जो अल्फा पार्टिकल्स हैं, अल्फा कणों की जो संख्या होती है एन के फॉर्म में, वो इस प्रकार से संबंधित है। और यहाँ थीटा का मतलब है कि किस एंगल पे अल्फा कण प्रकीर्णित हो रहे हैं। तो यहाँ क्या लिखा है कि n प्रोपोर्शनल टू sin की पावर 4 θ/2, ये आपको देख लेना है। और देखिए विद्यार्थी सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि जैसे जैसे जो अल्फा किरणें होती हैं, जो अल्फा कण होते हैं वो नाभिक के पास पहुँचते हैं, वैसे वैसे जो एंगल ऑफ स्कैटरिंग वो बढ़ता जाएगा। आप देख सकते हैं जितना जितना अल्फा कण नाभिक से दूर होगा सीधा निकल रहा है, जैसे जैसे पास आता जाएगा एंगल ऑफ स्कैटरिंग बढ़ता जाएगा। ये देखिए और बढ़ गया, अधिक कोण पे आ गया, इसमें और बढ़ गया। और ये भी एक ऑप्शन है 20,000 में से एक अल्फा कण, ओके। 20,000 में से एक अल्फा कण ऐसा भी होगा जो कि जिस दिशा में जाएगा उसी दिशा से वापस आ जाएगा। मतलब 20,000 में से एक अल्फा कण ऐसा भी जो कि बिल्कुल सीधा गया, नाभिक से टकराया, सीधा सीधा कोलिजन होगा और टकराने के बाद फिर वापस हो जाएगा उसी एंगल पे,
ठीक है ना, कि मैंने संख्या आपको बता दी है। और लास्ट पॉइंट देखिए, रदरफोर्ड ने न केवल सोने की पन्नी का इस्तेमाल किया, और सोने की पन्नी को इस्तेमाल करने के पीछे रीजन क्या था सबसे पहले, जब ये प्रयोग किया गया था रदरफोर्ड और कंपनी के द्वारा, उनके सहयोगियों के द्वारा, उसमें सबसे पहले सोने की पन्नी का ही इस्तेमाल किया गया है, EU का। क्यों? क्योंकि सोने की पन्नी बहुत ही महीन, बहुत ही बारीक बनाई जा सकती है, उतनी बारीक पन्नी किसी और धातु की नहीं बन सकती है। क्योंकि सोने में जो है तन्यता, मतलब खींचने का गुण सबसे ज़्यादा होता है। ओके, तो इसके पश्चात रदरफोर्ड ने न केवल सोने की पन्नी की बल्कि चांदी का और विभिन्न धातुओं का इस्तेमाल किया और चेक किया कि इन धातुओं में धनावेश की मात्राएं क्या क्या हैं। ठीक है ना, तो मेरे ख्याल से ये आखिरी पॉइंट आप समझ गए हैं कि जो डिफरेंट टाइप के मेटल्स हैं, धातुएं हैं, सोना चांदी इत्यादि, इनमें धनावेश की मात्राओं का इन्होंने आकलन किया है और ये निष्कर्ष निकाला कि परमाणु के भीतर जितना अधिक धनावेश मौजूद होगा, अल्फा कण उतने ही अधिक कोण से प्रकीर्णित या विच्छेदित होते रहते हैं, है ना। मतलब न्यूक्लियस जितना ज़्यादा पॉजिटिव होगा, जितना ज़्यादा धनावेशित होगा, उसके अंदर धनावेश की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी, अल्फा कण उतना ही अधिक एंगल पे रिफ्लेक्ट होगा, वापस लौटेगा। तो आखिरी बिंदु यही कहता है कि जो परमाणु है उसके भीतर कितना धनावेश है, उसकी मात्रा की जो जानकारी है वो आप इस प्रयोग के माध्यम से दे सकते हैं। तो ये 5 बिंदु रदरफोर्ड के माध्यम से बताए गए और वास्तव में जो पहला मॉडल था थॉमसन का टर्बुलेंट मॉडल, उसमें कुछ कमियां थी। हालांकि मैंने आपको भी बताया कि थॉमसन के मॉडल के द्वारा जो है तापानिक उत्सर्जन, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन और गैसों का आयनीकरण, है ना, इनकी व्याख्या तो कर ली जाती है, लेकिन जो मेन होता है उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, उसकी व्याख्या नहीं हो पाती है। तो रदरफोर्ड ने उन कमियों को कुछ हद तक दूर किया और ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट है इसको आपको देख लेना है, क्योंकि इसके पश्चात में आपको रदरफोर्ड के मॉडल के 3 बिंदु हैं वो बताऊंगा। अब 3 बिंदु जो बनाने हैं वो इन्हीं में से बनाने हैं। मैंने आपको बताया परमाणु के नाभिक के विषय में, मैंने आपको परमाणु के त्रिज्या बता दी है, नाभिक त्रिज्या बता दी है, ठीक है ना। और कुछ और एक आध पॉइंट जोड़ के आप परमाणु के रदरफोर्ड के परमाणु के मॉडल को बनाएंगे। हालांकि रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था उसमें 2 कमियां थी, तो उन कमियों को हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में चेक करेंगे। ओके, विद्यार्थियों आप लोग को जो है ये सारे पॉइंट चेक कर लेने हैं और कोशिश करें कि इसको इसी रूप में याद करें। डायग्राम का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है ना। डायग्राम में जो अल्फा कण दूर होंगे उनको आपको सीधा दिखाना है। जैसे जैसे अल्फा कण नाभिक के निकट आएगा उसका प्रकीर्णन का जो एंगल होगा लगातार बढ़ता जाएगा। तो मेरे ख्याल से ठीक है, इसको आप चेक करें और इसके पश्चात मैं आपको रदरफोर्ड के मॉडल के विषय में जानकारी प्रदान करूँगा। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू चिल्ड्रन, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।